हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्नों को चैप्टर मानव पाचन तंत्र से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग 60 प्रश्नों को करने जा रहे हैं। बायो का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग सारे ही महत्वपूर्ण सवालों को इसमें कवर करेंगे। हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे ही प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो सवाल आप इस वीडियो में करने वाले हो यही सारे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो हर उस एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं, जिसमें बायो के सवाल पूछे जाते हैं। सारे के सारे जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो है वन लाइनर के फॉर्म में। सारे सवाल होंगे वन लाइनर के फॉर्म में। 60 प्रश्न हैं। MCQ के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हो, MCQ के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं इसी चैप्टर को, साथ में थ्योरी हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, तो आप NCERT प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाओ और टाइप करो डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में जोड़ देना स्टडी ट्यूब एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा वीडियो जिसके अंदर मैंने MCQ के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। साथ में थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो। यहाँ हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे। कम टाइम में सारे प्रश्नों को, सारे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को करना। मनुष्य के पाचन तंत्र का मुख्य 2 भाग कौन से हैं? मनुष्य के पाचन तंत्र को पहले हम लोग मुख्य 2 भाग में बांटते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सहायक पाचक ग्रंथियाँ, जिसके अंदर यकृत और पैनक्रियाज को हम लोग रखते हैं। तो आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ ये मनुष्य के पाचन तंत्र का मुख्य 2 भाग हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 30 फीट है, लगभग 30 फीट, मीटर में लगभग 9 मीटर। आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? आहार नाल के अंदर देखो क्या सब आते हैं। मुख गुहा, जिसे आप बकल कैविटी बोल सकते हो, ओरल कैविटी बोल सकते हो, ठीक है, मुख गुहा। ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस, ईसोफेगस ये जो है ईसोफेगस। उसके बाद अमाशय, अमाशय ये अमाशय। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये टोटल लेंथ लगभग 30 फीट है, लगभग 9 मीटर। तो फीट में भी याद रखो, 9 मीटर ऐसे भी याद रखो, लगभग 9 मीटर। आहार नाल के किस भाग में जीभ और दांत पाए जाते हैं? बहुत ही आसान सवाल, मुख गुहा। मुख गुहा को बकल कैविटी, ओरल कैविटी आप बोल सकते हो। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ में क्या पाए जाते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए हमारे जीभ में होते हैं टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स। इन्हीं टेस्ट बड्स में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं, स्वादग्राही हिंदी में बोलते हैं। तो ये स्वादग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर्स ही होते हैं जिनसे स्वाद का पता लगता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मानव शरीर में पाचन जो है ये मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, बकल कैविटी या फिर बोल दो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य में 3 प्रकार के लाड़ ग्रंथियाँ होती है। टोटल संख्या में 6 होते हैं, यानी कि 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो लाड़ ग्रंथि होती है ये लार बनाती है, जो लार ग्रंथि होती है ये लार बनाती है, सलाइवा बनाती है। लार में होता क्या है? तो 99% तो वाटर ही होता है, जल ही होता है, और 1% एंजाइम होता है। तो लार ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? लार ग्रंथियाँ जो है लार स्रावित करती है, जिसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। यहाँ पर देखो दिखलाया गया है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, यहाँ पर 2 दिखलाया गया है। टोटल संख्या में 6 होते हैं, 3 जोड़ियाँ होती है। लार में कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं? हम लोगों ने देखा कि लार में 99% तो वाटर है, 1% एंजाइम है। उस 1% में 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, और लाइसोजाइम। ये 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो आपको याद रखना है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? मुख गुहा से ही क्या है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो मुख गुहा में पाचन होता है स्टार्च का, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा में लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। मुख गुहा में स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? देखो लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं, एक है एमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। ये जो एमाइलेज है जिसे हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, यही स्टार्च को मुख गुहा के अंदर माल्टोज में तोड़ता है। यहाँ लिखा है ना 30% स्टार्च का पाचन होता है, तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है टाइलिन। फिर ये माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में, छोटी आंत के अंदर। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है? टाइलिन का काम तो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, लाइसोजाइम का काम है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना।
पैरामिक्सो विषाणु द्वारा पैरोटिड ग्रंथि ये एक टाइप है, 3 टाइप्स के होते हैं ना लाड़ ग्रंथि, जिनमें एक टाइप है पैरोटिड ग्लैंड जो कि लाड़ ग्रंथि का ही एक टाइप है। इनमें जब हो जाता है सूजन तो इसे हम बोलते हैं मम्स या फिर गलसुआ हिंदी में। यहाँ देखो ये है पैरोटिड ग्लैंड्स, संख्या में 2 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड है ये, इनमें हो गया है सूजन, इसी को हम लोग मम्स बोलते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड्स होते कितने हैं? 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, यहाँ दिखलाया गया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य जो होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट यानी कि विषम दंती। हेट्रोडोंट कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप के दांत पाए जाते हैं। हेट्रो का मतलब विषम, अलग अलग टाइप्स के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य हेट्रोडोंट है। 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार में कितने प्रकार? 4 प्रकार। कृतंक जिसे हम लोग इंसीजर बोलते हैं, कृतंक को अंग्रेजी में इंसीजर बोलते हैं। रदनक यानी कि कैनाइन, अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर और चवर्णक यानी कि मोलर। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है इंसीजर जिसका काम होता है काटना, इंसीजर जिसका काम होता है काटना, हिंदी में कृतंक बोलते हैं। कैनाइन जिसका काम होता है चीरना फाड़ना, इसे बोलते हैं रदनक। प्रीमोलर्स इसे बोलते हैं अग्र चवर्णक और मोलर्स इसे बोलते हैं चवर्णक। इन दोनों का काम होता है पीसना, चबाना। तो ये 4 अलग अलग टाइप्स के दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य हेट्रोडोंट है। यहाँ आप इस पिक्चर में देखो, ये जो दांत है 1 2 3 4, ये 4 जो दांत है ये है इंसीजर्स, 4 ऊपर वाले जॉ में और 4 नीचे वाले जॉ में। तो टोटल इंसीजर्स 8 होते हैं, 4 ऊपर वाले जॉ में, 4 नीचे वाले जॉ में। उसके बाद देखो कैनाइन है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 कैनाइन ऊपर वाले जॉ में और 2 कैनाइन नीचे वाले जॉ में। तो संख्या में कैनाइन जो है ये 4 होते हैं। तो इंसीजर 4 है, कैनाइन 8 है। प्रीमोलर्स यहाँ पर देखो दिखलाया गया है 4 नंबर में 5 नंबर में, इधर भी 4 नंबर में 5 नंबर में। तो नीचे वाले जॉ में भी संख्या में 4 होते हैं, ऊपर वाले जॉ में भी संख्या में 4 होते हैं। तो टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं। और ये आपको केवल एडल्ट में मिलेगा, केवल एडल्ट में। जो प्रीमोलर्स दांत जो होते हैं, अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं, ये अग्र चवर्णक ये केवल वयस्कों में ही पाए जाते हैं, बच्चों में नहीं मिलेगा। उसके बाद है मोलर्स भी देखो यहाँ पर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, इधर भी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। तो नीचे 6, नीचे वाले जॉ में 6 और ऊपर वाले जॉ में 6, संख्या में टोटल 12। तो एक वयस्क के अंदर 12 मोलर्स होते हैं, जबकि बच्चों में ये 12 नहीं होते हैं, बच्चों में केवल 8 होते हैं, बच्चों में केवल 8 होते हैं। ये सारे मैंने सवाल में ले लिया हुआ है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब जानते हो मनुष्यों के अंदर 2 बार दांत आते हैं, एक बार जिसे हम दूध का दांत बोलते हैं, अस्थायी दांत, और फिर वो सारे झड़ते हैं और तब जाकर के अस्थायी दांत निकलते हैं। तो क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, तो मनुष्य जो है डाइफायोडोंट है, डाइफायोडोंट। अलग अलग प्रकार के दांत हैं इसलिए हेट्रोडोंट है, 2 बार आते हैं जीवन काल में दांत, तो डाइफायोडोंट है। तो मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। मनुष्यों में अस्थायी दांत या दूध के दांत संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। 8 इंसीजर, 4 कैनाइन्स यानी कि रदनक, और देखो प्रीमोलर्स जो है ये नहीं होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर्स अग्र चवर्णक नहीं होते हैं और चवर्णक में 8 होते हैं। जबकि मनुष्यों में अस्थायी दांत यानी जब दूध के दांत झड़ जाते हैं तब जो अस्थायी दांत निकलते हैं, उनमें देखो 8 इंसीजर्स यहाँ भी होते हैं, 4 कैनाइन्स यहाँ भी होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर्स उपस्थित नहीं थे, बट यहाँ पर प्रीमोलर्स है, 8 है। बच्चों में 8 मोलर्स थे, लेकिन यहाँ पर देखो 12 मोलर्स हैं। मतलब 12 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, एक ही बार आते हैं। बच्चों में 20 यानी कि दूध के दांत 20, उसके बाद अस्थायी दांत 32, तो कितने दांत एक्स्ट्रा हैं? 12 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार आते हैं, यानी 12 ऐसे दांत हैं जो मोनोफायोडोंट है, मोनोफायोडोंट। बाकी जो 20 हैं वो डाइफायोडोंट है। और इस 12 में भी जो 8 है वो है अग्र चवर्णक और 4 है चवर्णक, जिसे हम लोग लास्ट मोलर भी बोलते हैं, लास्ट मोलर, अंतिम चवर्णक। इसी को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, जिसे हम लोग अक्ल दांत बोलते हैं। तो ये जो 8 नंबर वाला जो है, ये 8 नंबर वाला इधर, 8 नंबर वाला इधर नीचे वाले जॉ में, फिर ऐसे ही 2 ऊपर होंगे। तो यही 8 नंबर वाला जो चवर्णक है, जिसे हम लोग लास्ट चवर्णक बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। तो संख्या में कितने? 4। बच्चों में ये नहीं पाए जाते,
यानी दूध के दांत में ये अनुपस्थित होते हैं। साथ में दूध के दांत में ये 4 नंबर 5 नंबर भी अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं, अर्थात डाईफायोडोंट है। यहाँ पर सही कर देना, मोनोफायोडोंट हो जाएगा। मोनोफायोडोंट है मतलब एक ही बार आते हैं, वो है 12। 8 अग्र चवर्णक, 4 चवर्णक जिसे हम लोग अक्ल दांत बोलते हैं। बुद्धि दांत या अक्ल दांत किसे कहा जाता है? तीसरे चवर्णक को। तीसरे चवर्णक यानी कि 8 नंबर वाले चवर्णक को। यह लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। अधिकांश लोगों में 4 अक्ल दांत होते हैं। मनुष्यों में अवशेषी दांत कौन से हैं? जो अक्ल दांत है ना, जो अक्ल दांत है इसी को हम लोग अवशेषी दांत बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ बोलते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं है। तीसरा चवर्णक भी बोल दो तो भी चलेगा, अक्ल दांत बोल दो तो भी चलेगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल। दांत का जो एनामेल है, दांत का जो एनामेल है, ये मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग है। यह कैल्शियम लवण द्वारा बना होता है जिससे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, साथ में फ्लोरीन भी होता है जो और मजबूती प्रदान करता है। ग्रास नली से लार युक्त भोजन किस प्रक्रिया द्वारा आमाशय में पहुंचता है? ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। ये एक ईसोफेगस दिखलाया गया है। यहाँ देखो बोलस दिखलाया गया है, फूड बोलस, यानी मुख गुहा के अंदर जब हम खाना को चबाते हैं, चबाने के बाद जो हम निगलते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, आंशिक रूप से पाचित होता है, उसे हम बोलस बोलते हैं। यानी मुख गुहा में चबाने के बाद खाना को जो हम निगल रहे होते हैं वो एक्चुअली में बोलस कहलाता है। ये बोलस देखो कैसे होता है, जब हम निगलते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाना जो है मुंह से निगलने के बाद डायरेक्ट हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में जाकर के गिर जाता है। इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए वो बोलस जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, क्रमाकुंचन गति इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देख रहे हो एक वेव के फॉर्म में वेव यहाँ पर बन रही है। देख रहे हो यहाँ पर संकुचन हुआ, फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ। तो इस प्रकार से क्या है कि भोजन हमारे ईसोफेगस से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। कौन सा भोजन? बोलस। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रास नली में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ जो है ये पाई जाती है आमाशय की दीवारों में। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? जठर ग्रंथियाँ जठर रस स्रावित करती है। जठर रस का मुख्य संगठक क्या है? जठर रस में क्या सब पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों ही प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। रेनिन दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है इसे तोड़ेगा, और पेप्सिन जो अन्य प्रोटीन होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं उसे तोड़ेगा। उसके बाद HCl है। HCl का काम होता है इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। साथ में अगर भोजन में कुछ जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करना। म्यूकस, उसके बाद है म्यूकस। तो जठर रस में ये पेप्सिन है, रेनिन है, HCl है, म्यूकस है। म्यूकस बचाता है इस HCl से आमाशय को। जठर रस का pH लगभग कितना होता है? 1.8 होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है? हम लोगों ने बकल कैविटी में देखा था कि स्टार्च का पाचन हुआ था माल्टोज में। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का कंप्लीट पाचन नहीं होता है, पार्शियली, आंशिक रूप से। प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में टूटता है, पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। HCl का मुख्य काम क्या है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलना। यानी जो पेप्सिन एंजाइम हम बोलते हैं, रेनिन एंजाइम बोलते हैं, वो पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। पेप्सिन होता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में, रेनिन होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है। HCl इसको एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। साथ में क्या करेगा? ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करेगा। तो ये HCl का काम है। आमाशय में रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? दूध में जो कैसिनोजिन प्रोटीन है इसे कैसिन में कन्वर्ट करता है रेनिन एंजाइम। जठर रस में उपस्थित म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है? HCl जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऐसे में हो सकता है कि जब HCl का सिक्रीशन हो, स्राव हो, तो आमाशय की दीवार जल जाए। तो इससे बचाने के लिए जब भी HCl का सिक्रीशन होना होता है उससे पहले म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि आमाशय में अम्लीय प्रभाव कम हो जाए। मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। जो आमाशय है ना, ये जे शेप्ड होता है, यानी जे के आकृति के जैसे होता है आमाशय। यहाँ देख लो, ये है आमाशय, जे शेप्ड। गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाचन तंत्र के किस भाग में पाया जाता है? देखो, जठर रस के अंदर हम लोगों ने पेप्सिन देखा, रेनिन देखा, HCl देखा, म्यूकस देखा।
एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज जिसका काम वसा को तोड़ना होता है, बट ये तोड़ नहीं पाता है। आमाशय के अंदर, इस आमाशय के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का नहीं होता है, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, काम तो करेगा ये वसा पर, वसा को तोड़ेगा, लेकिन ये तोड़ नहीं पाता है क्योंकि इसको जो पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज को, वो पीएच आमाशय के अंदर इसे नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये वसा का पाचन नहीं कर पाता है। केवल प्रोटीन का ही पाचन होता है और आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। तो आमाशय में, जठरस में छोटी आंत की लंबाई कितनी है? पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है। तो आहार नाल के अंदर जो सबसे 6 मीटर बोल दो या फिर 20 फीट बोल दो। छोटी आंत के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? यहाँ पर 3 होगा। छोटी आंत के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? छोटी आंत जो कि 6 मीटर लंबी है, इसके 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम ये सी शेप्ड है। यहाँ पर इस पिक्चर में देखो, पिक्चर में दिख नहीं रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे है, तो सी शेप्ड हम बोलेंगे। सी जो अंग्रेजी लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके आकृति के जैसे ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट है छोटी आंत के अंदर और इलियम सबसे बड़ा पार्ट है। भोजन का अधिकांश पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है? ये छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है। वसा का मुख्य रूप से पाचन कहाँ पर होता है? वसा का मुख्य रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। किस प्रकार के जानवरों में आंत की लंबाई अधिक होती है? शाकाहारी जानवरों में। आमाशय से निकलने के बाद भोजन क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा कि मुख गुहा से जब हमने भोजन को निकला तो उसे हम लोगों ने कहा बोलस। बोलस कहा। आमाशय से जब भोजन अब और पच चुका है ना, पहले तो पचा बकल कैविटी में, मुख गुहा में, फिर हम लोगों ने उसे बोलस कहा। आमाशय में आने के बाद प्रोटीन का भी पाचन हुआ। आमाशय के बाद जो है वो और पचा हुआ भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में, तब हम उसे बोलेंगे काइम। ईसोफेगस में हम लोगों ने बोलस कहा था, छोटी आंत में हम लोगों ने काइम कहा। पित्त रस कौन बनाता है? पित्त रस यकृत बनाता है। पित्त रस कौन स्रावित करता है? यहाँ पर सही कर देना, पित्त रस कहाँ संचित होता है? सवाल ये होना चाहिए था, पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। बनाता लीवर है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। यहाँ देखिए, ये है लीवर, ये है लीवर और ये ग्रीन कलर से दिखलाया गया है आपको गॉल ब्लैडर। बाइल जो बनाया लीवर, ये अस्थायी रूप से स्टोर होता है इस गॉल ब्लैडर में। पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का पीएच कितना होता है? ये रेंज होता है, क्षारीय होता है बाइल। वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्त रस, बाइल जूस। बाइल जूस बोल दो या फिर बाइल बोल दो सिंपली, तो भी चलेगा। वसा का पाइसीकरण का मतलब ये हुआ कि जो वसा के बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं, ये जो बाइल है इसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो, ये भी फैट है, ये भी फैट है, ये भी सारे फैट्स ही हैं। ये फैट का एक बड़ा ड्रॉप बोल दो और ये फैट्स के ही छोटे छोटे ड्रॉप हैं। ये मत समझना कि बाइल ने फैट को तोड़ दिया, बाइल ने फैट को डाइजेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये भी फैट है, ये भी वसा है, ये भी वसा है, ये बड़ा ड्रॉप है, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। तब जा करके इस पर काम करेगा एंजाइम लाइपेज। पित्त में उपस्थित मुख्य लवण कौन से हैं? यह है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। यही 2 सॉल्ट्स हैं जो वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। पित्त रस में उपस्थित मुख्य वर्णक कौन से हैं? यह है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, ये बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बाइल में मिलेगा। इन्हीं वर्णकों के कारण मल का रंग पीला होता है। जो मल है उसका रंग पीला होता है इन्हीं 2 वर्णकों के कारण। ये दोनों बाइल पिगमेंट्स हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर जाकर संपन्न होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, वो भी सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में कौन से पाचक रस पाए जाते हैं? छोटी आंत में देखो, पित्त रस मिलेगा, बाइल जूस मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा और इंटेस्टिनल जूस मिलेगा, आंत रस। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। इसके पीछे यही कारण है। यहाँ बाइल जूस मिलेगा,
जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, पाइसीकरण करेगा। अग्नाशय रस मिलेगा जिसके अंदर सारे एंजाइम्स है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, फैट को तोड़ने के लिए। और आंत रस के पास भी यानी इंटेस्टिनल जूस के पास भी ये सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को तोड़ने के लिए। इसीलिए भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा छोटी आंत के अंदर होता है। किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो एमाइलेज होता है, एक आपने देखा था लाड़ ग्रंथि के द्वारा एमाइलेज, उसे बोलते हैं सेलाइवरी एमाइलेज। ये है पैनक्रियाज का एंजाइम, इसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। उसके बाद प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। एक हमने देखा था गैस्ट्रिक लाइपेज आमाशय के अंदर, वो वसा को नहीं तोड़ पाया था क्योंकि वहाँ पर उसको वो पीएच नहीं मिला था जो चाहिए था। यहाँ है लाइपेज, ये है पैनक्रियाज का लाइपेज, तो ये वसा के पाचन के लिए है। आंत रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इंटेस्टिनल जूस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो कई सारे एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज है, देखो माल्टेज का काम होता है, ये जो माल्टेज एंजाइम है इसका काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। देखो स्टार्च टूटा था माल्टोज में बकल कैविटी के अंदर, फिर माल्टोज टूटता है ग्लूकोज में। ऐसे ही सुक्रेज है, ये सुक्रेज जो सुक्रोज होता है इसको तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये जो लैक्टेज है जिसे हम लोग लैक्टेज तो एंजाइम है, लैक्टोज जो मिल्क शुगर होता है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, इसे तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और घरों में जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है, C12H22O11। उसके बाद यह इरेप्सिन का काम होता है पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी है? तो ये छोटी आंत है। पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से अधिक होती है। बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होती है जो कि लगभग 1.5 मीटर है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 5 फीट। सीकम कोलोन रेक्टम किसके भाग है? रेक्टम को हम लोग हिंदी में मलाशय बोलते हैं, जिसमें मल एकत्रित होता है। आपने देखा थोड़ी देर पहले छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ऐसे ही बड़ी आंत के पास भी 3 भाग है, सीकम कोलोन रेक्टम, बड़ी आंत। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये है सीकम, उसके बाद ये पूरा कोलोन, और फिर यहाँ पर दिखलाया गया आपको रेक्टम एंड होता है एनस पे जाकर के। इस सीकम वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक उंगली जैसी संरचना दिख रही है, उंगली जैसी संरचना, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम से जुड़ी एक अवशेषी अंग है। ये एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे कि आपने देखा था अक्ल दांत जो कि वेस्टिजियल टित है, कोई फंक्शन नहीं, उसका कोई काम नहीं हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे ही इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का भी कोई काम नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए अवशेषी अंग है। पाचित भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? पाचित भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो जाता है और छोटी आंत से ही पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। जो अनपाचित भोजन है, जो नहीं पच पाया है, वो पहुंचेगा कहाँ? इस बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद जो भी इनमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, महत्वपूर्ण खनिज होंगे, ड्रग्स होंगे, जो पानी है, ये सारे जो है अवशोषित हो जाएंगे बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बिना पचे हुए भोजन या फिर बोल दो अपाचित भोजन को कुछ समय के लिए संचित रखना। यहाँ जल और कुछ खनिज का अवशोषण होता है। अग्नाशय का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, यह है ट्रिप्सिन। इसे सार्वत्रिक एंजाइम भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है ट्रिप्सिन को, क्योंकि ये सारे ही जानवरों में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है ये सारे ही जानवरों में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एंजाइम कहा जाता है। सक्कस इंटेरिकस ये इंटेस्टिनल जूस को ही कहा जाता है, आंत रस को कहा जाता है। छोटी आंत में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे डैश कहा जाता है। ये देखो छोटी आंत का ये पिक्चर है, काट करके दिखलाया गया है। छोटी आंत की जो दीवार है उनमें 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाले को हम लोग सेरोसा बोलते हैं, फिर मसल लेयर्स हैं, फिर सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा को यहाँ पर बड़ा करके दिखलाया गया है। तो यहाँ पर देखो उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई गई है, इसे हम लोग विलाई बोलते हैं।
यहाँ विलस लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ड विलस होता है और इसका प्लूरल होता है विलाई। जैसे रेडियस को हम लोग रेडियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं, ऐसे ही विलस को विलाई बोलते हैं। तो ये उंगलीनुमा संरचना क्यों है? ताकि अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाए। जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, तेजी के साथ हो पाए, इसीलिए ये उंगलीनुमा संरचना है, क्योंकि ऐसा होने से जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल है ये बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग विलाई बोलते हैं। तो ये थे वो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।